विकासपुर नाम के गांव में जानकी अपने पति रामदीन, अपनी बेटी नैना, बेटे दीपक, बहू शीतल और 7 साल की पोती पीहू के साथ रहती। उनका एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें एक कमरा बना हुआ था। माँ, पानी का टैंकर आ गया है, बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। क्या पानी आ गया? सुबह से बुरी तरह पानी के लिए तरस गए थे। दोनों सास बहू पानी की बाल्टी उठाकर बाहर कड़कड़ाती धूप में नुक्कड़ के पास पानी लेने चली जाती हैं। कुछ देर बाद बाप रे बाप, सूर्य देवता तो जैसे हम ही को ताक रहे हैं। कितनी मिर्ची जितनी धूप है। माँ जी, अब घर जाइए, मैं पानी ले आऊंगी। देखिए तो कितनी लंबी लाइन है, अब बेवजह परेशान होंगी। अब आ गए हैं तो पानी साथ में लेकर जाएंगे, फिर पता नहीं ये पानी का टैंकर कब आए। इतनी गर्मी में वैसे भी पानी खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू सर पर पानी की बाल्टी उठाए घर आ जाती हैं। अरे मोरी मैया, कभी कभी तो लगता है हम गरीबों की जिंदगी भी बेकार है। एक एक चीज के लिए कितना तरसना पड़ता है। नैना, ओ नैना, जरा ये पानी की बाल्टी तो उतार। माँ, मैं यहाँ पर हूँ। अरे तू छत पर क्यों चढ़ी हुई है? तुझको पता है ना छत कच्ची है हमारी, तेरा भार सहन नहीं कर पाएगी। कहीं टूट गई ना तो सूर्य देवता का प्रकोप साक्षात हमारे सर पर बरसेगा। अरे माँ, मैं तो घिया तोड़ने चढ़ी थी। माँ, पूरी बेल में बड़ी बड़ी घिया लटकी हैं। नैना टोकरी भरकर घिया तोड़कर नीचे उतर आती है। चलो अच्छा है, 1-2 टाइम की तरकारी का दाम बचेगा। आज पड़ोस वाले ने अच्छे पक्के घर बना लिए थे, लेकिन हम अभी इस गरीब परिवार के पास पुरखों की देन का छोटा सा घर ही था। फिर सूरज डूबने के साथ बहू चूल्हा जला लेती है। क्या बात है बहू, इतनी जल्दी शाम को आज चूल्हा जला लिया? वो माँ जी, फिर देर से खाना बनाने में गर्मी हो जाती है और पंखा भी चूल्हे की गर्मी खींच कर नाचता है, इसीलिए। चल अच्छा है, गर्मी के मौसम में टाइम से रोटी पानी बन जाए वही भला। कुछ देर बाद खाना बनाकर दोनों ननद भाभी सभी को परोसती हैं। तो क्या रोज रोज एक ही खाना बनाती है बहू? कभी कुछ अच्छा भी बना लिया कर। ये घिया खा खा कर मैं पक गया हूँ। बाबूजी, अभी 2 दिन पहले ही तो पीहू के कहने पर मैंने पास्ता बनाया था। आप तो जानते हैं ना, इनकी इतनी कमाई है नहीं कि हम रोज रोज कुछ अच्छा खा सके। अरे मैं तो बार बार दीपक को कहती हूँ कि कोई दूसरी कंपनी देख ले। इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं चल पाता। अब अच्छा खाना तो तभी नसीब हो पाएगा ना जब घर में पैसे होंगे। उसकी कम कमाई में न तो इन गर्मियों में कूलर आ पाता है, न ही ठीक से नींद आ पाती है। सोचा था थोड़े पैसे होते तो इस कमरे को बड़ा कर लेते ताकि सब आराम से रह पाते, लेकिन यहाँ खाने का गुजारा तो मुश्किल से चल रहा है। अपनी सास की बातें सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है। फिर शाम को दीपक कुछ हरी सब्जियां और फल लेकर आता है। इतना सारा खाने का सामान देखकर शीतल बहुत हैरान होती है और दीपक से कहती है, अरे आप ये फल सब्जियां पनीर इतना सारा खाने का सामान अचानक से क्यों लेकर आ गए? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हाँ शीतल, वो इसलिए क्योंकि परसों चाची जी और उनकी बेटी दामाद हमारे घर आ रहे हैं, और चाची ने मुझे फोन करके स्पेशली बोला है इन सब के लिए, क्योंकि उनके बेटी दामाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। हे भगवान, इस सुषमा की बच्ची को हर साल गर्मियों में आना होता है क्या? अरे आज ही मैंने न्यूज देखा कि कल से हमारे गांव में भी और ज्यादा गर्मी बढ़ने लगेगी, और आ भी रही थी तो अकेले आती, बेटी दामाद को साथ लाने की क्या जरूरत थी? जब भी आती है पलटन के साथ आती है। माँ जी, बिन बुलाए मेहमान ऐसे ही होते हैं। चाची के घर आने की बात सुनकर पूरा परिवार मानो जैसे सदमे में था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं चल रही थी और ऊपर से गर्मियां भी भीषण थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और सूर्य देवता का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 2 दिन बाद सुषमा दीपक को फोन करती है। अरे दीपक बेटा, हम स्टेशन पर खड़े हैं, यहाँ तो लू चल रही है, तो अभी तक हमें लेने नहीं आया। वो चाची जी, मैं बस आपको लेने के लिए घर से निकल ही रहा था, पर तभी तेज धूप के कारण थोड़ी देर रुक गया। मैं बस निकल रहा हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिएगा। इतना बोलकर दीपक चिलचिलाती धूप में अपनी चाची, बहन और उसके पति को लेने स्टेशन पहुंच गया और उन्हें तेज धूप में ही घर लेकर आता है। घर आते ही सुषमा की बेटी सुरभि शीतल से बोलती है, छी भाभी, आप कितनी गंदी जगह रहती हो। जब छोटे से घर में ही रहना है तो कहीं अच्छी जगह रह लो। देखो ना, आपका घर रोड से कितनी अंदर को है, ऊपर से कच्ची और तंगलिया। मेरी तो चलते चलते हालत खराब हो गई, और रोड भी कितनी बेकार है यहाँ की। अच्छा शीतल बहू, अपनी पीहू किधर है? कहीं नजर नहीं आ रही। वो पीहू के एग्जाम चल रहे हैं तो इसीलिए वो स्कूल गई है। बताओ भाई, बच्चे को गर्मी में स्कूल छोड़ने चला गया और मैंने रेलवे स्टेशन आने के लिए कहा तो गर्मी का बहाना देने लगा। क्यों दीपक, चाची को घर बुलाने का मन नहीं होता क्या तेरा कभी? अरे सुषमा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम हर साल बिना बुलाए जो आती हो, तो उसमें हम तुम्हारा स्वागत थोड़ी न करते। हम तो तुम्हें उल्टे पांव वापस ना भेज देते। जानकी की तीखी बातें सुनकर सुषमा मुंह बना लेती है। कुछ देर बाद शीतल उनके लिए सत्तू का शरबत बनाकर लाती है, जिसे देख सुरभि का पति राजीव शीतल से कहता है,
अरे भाभी जी, पहली बार मैं अपनी बीवी और सास के साथ आपके घर पर आया हूँ और आप मुझे ये सत्तू पिला रही हैं। अरे पिलाना ही है तो मैंगो शेक, बनाना शेक, दही भल्ले, छोले भटूरे बनाइए। वैसे भी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, आप ये सत्तू पीजिए, तब तक मैं छोले भटूरे बनाने का इंतजाम करती हूँ। इतना बोलकर शीतल अपने पति के पास जाती है और उसे घर आए मेहमानों की फरमाइश बताती है। दीपक जी, एक बार अपने अकाउंट में बैलेंस चेक कीजिए, क्योंकि आपकी दीदी और जीजा ने छोले भटूरे की फरमाइश भेजी है। शीतल दीपक से खाने की बात कर ही रही थी कि तभी पीहू स्कूल से आ जाती है। अरे वाह, आज छोले भटूरे बनेंगे, वाह वाह। पीहू शांत हो जाओ, वो सिर्फ घर आए मेहमानों के लिए बनेंगे। तुम्हारे पापा के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो सबके लिए बाहर की चीज ला सके। पर क्यों, हर साल घर में मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए दुकान से महंगी महंगी चीज लाकर खिलाते हो, पर मुझे कभी छूने भी नहीं देते। पर इस बार मैं भी छोले भटूरे और आइसक्रीम खाऊंगी। बेचारा दीपक बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहा था। दीपक अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर घर आए मेहमानों को उनकी पसंद का खाना खिलाता है। रात को सभी मेहमान खुद पंखे के नीचे अपनी जगह घेर लेते और इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है। फिर एक हफ्ते बाद, अरे साले साहब, कैसा बेकार घर है तुम्हारा। सारी रात तुम्हारे इस छोटे से घर में गर्मी लगती रही और मैं सही से सो भी नहीं पाया। जीजा जी, ये पंखा थोड़ा पुराना हो गया ना, ऊपर से गर्मी भी ज्यादा हो गई है और ये छोटा सा घर, उसमें हम सब इतने लोग हैं, इसलिए उमस हो गई होगी। हाँ, तो इसीलिए कहता हूँ कंजूसी छोड़ो और एक बढ़िया सा नया कूलर ले आओ। अब जाओ, आज ही नया पंखा या कूलर लेकर आओ। हम पूरी रात सो नहीं पाए हैं और अभी तो हमें यहाँ 2 हफ्ते और रुकना है। अगर इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही तो कितनी मुश्किल हो जाएगी हमें। सुरभि बेटी, अगर तुम्हें इस गर्मी में हमारे घर में इतनी ही दिक्कत हो रही हो तो तुम अपने घर चली जाओ। हम गरीबों का तो इतना ही गुजारा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है ताई जी कि आपको मेरा आना पसंद नहीं आया? बोलने पर बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। अरे आप दोनों बहस बंद कर दीजिए। मैंने एक इलेक्ट्रिशियन से बात कर ली है, वो कल आकर पंखा ठीक करके चला जाएगा। फिर आप लोगों को सोने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन इलेक्ट्रिशियन घर आता है और उनके पंखे की मरम्मत करता है। हो गई घर की मरम्मत, अब तो पार्टी बनती है। अच्छा, वैसे आज नाश्ते में क्या मिल रहा है? जी, मैंने चाय पराठे बना दिए, आप सब फ्रेश हो जाइए। मैंने टैंकर से पानी भरकर रख दिया है बाहर बाथरूम में। क्या आज भी चाय पराठे? बहू, इतनी गर्मी हो रही है और तू हमें चाय पराठे खिला रही है। एक काम कर, तू हम सबके लिए बढ़िया सी मीठी लस्सी और साथ में इडली और सांभर बना दे। क्या इडली सांभर? लेकिन चाची जी, मैंने इडली की कोई तैयारी नहीं कर रखी है। तो क्या हुआ, वो सामने दुकान है भाभी, नैना या पीहू को भेज दो, वो भाग कर ले आएगी। इसी बहाने बेचारी पीहू को भी अच्छा कुछ खाने को मिल जाएगा। ठीक ही तो कह रही है मेरी बेटी। सुषमा की डिमांड अब भी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से दीपक बार बार अपने दोस्तों से कर्ज लिए जा रहा था। अब वो कर्ज में इतना ज्यादा डूब चुका था कि उसके दोस्त उसे बार बार फोन करने लगे थे। यार, गर्मी का मौसम है, सब चीज बहुत महंगी हो गई है। अब तो ऑफिस जाना भी नहीं हो पा रहा है। इस महीने की सैलरी भी मेरी कट कर आई है यार। अब तो पैसे दे दे भाई, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भाई, मेरे घर अभी मेहमान आए हुए हैं, पर मैं जल्दी तेरे पैसे लौटा दूंगा। यार, मैं पिछले 10 दिनों से यही सुन रहा हूँ यार। इतना बोलकर दीपक का दोस्त फोन रख देता है, जिस वजह से दीपक बहुत परेशान हो जाता है, जिसे देख अब जानकी अपने घर से बिन बुलाए मेहमानों को भगाने का रास्ता निकालती है। माँ जी, ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब हमें ही कुछ करना होगा। उनकी वजह से हम कर्ज में डूब चुके हैं। पीहू के स्कूल की फीस नहीं गई, अब तो मैं भी इनसे परेशान हो गई हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि दीपक जी, आप अपने दोस्तों को घर बुला लो। जब वो हमारी इंसल्ट करेंगे उनके सामने, तो क्या पता ये बेशर्म बिन बुलाए मेहमान वापस चले जाएं। बहू बिल्कुल सही कह रही है। अपने घर से मेहमानों को भगाने के लिए वो जानबूझकर अपने कर्जदार को घर बुलाती हैं और वो लोग एक एक कर उसके घर आते हैं और उससे अपने पैसे मांगने का नाटक करते हैं। हमें अभी पैसे चाहिए। अब जानकी अपनी चाल खेलती है। सुषमा, हम इतने गरीब हैं, पर तुम्हारी तो बात ही अलग है। बुरा न मानो, अगर तुम मुझे 20,000 दे दोगी तो हम अपने घर आ रहे कर्जदार को आने से रोक देंगे। देखो, मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। जेठानी जी, आपको पहले बताना चाहिए था कि आपके पास पैसे नहीं है या आपको पैसों की जरूरत है। आज शाम को तो हम लोग अपने घर जा रहे हैं, तो आप तो जानती हो ना, एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने में कितना खर्चा होता है। मेरे पास तो 1000 भी नहीं है। इस तरह सुषमा अपनी बेटी दामाद के साथ भीषण दोपहरी में घर से निकल जाती है और घर से मेहमानों के जाने के बाद दीपक और उसका पूरा परिवार राहत की सांस लेता है और अगली सैलरी आते ही धीरे धीरे दीपक अपने कर्ज चुकाने लगता है। लेकिन उस गर्मी के बाद कभी उनके वो मेहमान लौटकर उनके घर नहीं आए। ये कहानी है गांव के एक पुराने से मकान की। उस मकान में 2 परिवार रहते थे। ऊपर वाली मंजिल पर अमीर जेठानी रमा
और नीचे की मंजिल पर उसकी गरीब देवरानी सुनीता। रमा का परिवार बेहद अमीर था और शहर से आए हुए हर ऐशो आराम में डूबा रहता था। वहीं सुनीता का परिवार सादगी में जीता था, पर उनके पास दिल की दौलत बहुत थी। रमा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो। अरे एक बार खोल कर तो देखो। रमा ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत महंगी साड़ी थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। अरे वाह, इसमें तो हीरे जड़े हुए हैं। ये साड़ी आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये मैंने अपने एक दोस्त से लंदन से मंगवाई है। दोनों पैसों में चूर थे। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे खुद के सिवा। वहीं उसी मकान के नीचे विनोद भी अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर आया। उसने पहले तो घर के बाहर अपनी साइकिल खड़ी की, फिर अंदर चला गया। ऊपर से विक्रम और उसकी घमंडी बीवी रमा देख रही थी। देख रहे हो अपने गरीब भाई को, साइकिल से चलता है लेकिन तुम्हारी देखा देखी ये भी अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाता ही रहता है। अरे इसकी बीवी एक नंबर की लुटेरन है, विनोद को लूटती रहती है। खैर, विनोद ने अपनी बीवी सुनीता को साड़ी दी। विनोद, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप फिजूल खर्च मत किया करो। आप खुद के लिए तो कुछ लेते नहीं हो। जब भी आपको पैसे मिलते हैं आप मेरे लिए कुछ न कुछ ले आते हो। सुनीता, लोग औरतों को ज्यादा देखते हैं, आदमियों को नहीं। अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे। ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैंने सारा खाना पहले ही बना लिया है। तो इस तरह से उन लोगों की जिंदगी बीत रही थी। फिर एक दिन रमा के घर कुछ शहर के खास मेहमान आने वाले थे। उसके पति ने बड़े बड़े शहर के लोगों को अपने घर बुलाया था। रमा का घर महंगे फर्नीचर और सजावट से भरा पड़ा था। रमा, किसी चीज की भी कमी नहीं होनी चाहिए। सारे नौकरों को बोल दो कि अगर गलती से भी किसी भी चीज की कमी रह गई तो उनकी 2 महीने की पगार काट लूंगा। वो तो मैंने सारे नौकरों को पहले ही बोल दिया है। वैसे नौकरों ने काम बढ़िया किया है। हमारे मेहमान तो हमारा घर देखकर ही जल भुन जाएंगे, देख लेना। मैंने खर्चा भी तो खूब किया है, अपने नीचे वाले भिखमंगों के जैसे नहीं है हम लोग। वहीं नीचे सुनीता के घर में उसके गरीब रिश्तेदार पहुंच चुके थे। बच्चों की चहल पहल और छोटे छोटे उपहारों के साथ वे बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। अरे बच्चों देखो, तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे आइए आइए मामा जी, हम सब तब से ही आपकी राह देख रहे थे, बड़ी देर कर दी आने में। अरे क्या बताऊं बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम चाहकर भी कहीं टाइम पर नहीं पहुंच पाते। बेटा, मैंने कल रात ही ट्रेन पकड़ ली थी, पर रास्ते में एक हादसा हो गया और इसलिए ट्रेन रास्ते में ही 8 घंटे खड़ी रही, वरना मैं आज सुबह ही पहुंच गया होता। मामा, देर हो गई तो कोई बात नहीं, कम से कम आप सही सलामत तो हैं। सुनीता, बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से मामा जी और बच्चों के लिए खाना लगाओ। मामा जी कल रात से ट्रेन में बैठे, उन्हें भूख लगी होगी। मामा जी आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। सुनीता खाना लगाने लगी। वहीं उसी वक्त रमा के अमीर मेहमान अपनी बड़ी गाड़ी से उतरे और ऊपर वाले रमा के मकान में चले गए। वो जब ऊपर मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने ऊपर बालकनी से सुनीता के घर की तरफ देखा। वहां पर विनोद, सुनीता और उसके बच्चे हंसी खुशी मना रहे थे। तभी रमा के मेहमानों ने कहा, अरे ये कौन लोग हैं भाई जो यहाँ गरीबों की तरह रह रहे हैं? इनके कपड़े और घर की हालत देखिए। रमा, तुम्हें इन लोगों के साथ यहाँ रहना पड़ता है। हाँ सही कहा, इन लोगों की वजह से तुम्हारे घर की शोभा बिगड़ रही है। इन भिखारियों के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना उनकी जैसी मानसिकता तुम लोगों की हो जाएगी। वो लोग भी जोर जोर से बातें कर रहे थे, इसलिए सुनीता के रिश्तेदारों ने उनकी ये बातें सुन ली। खैर, ये सब सुनकर रमा ने भी अपने मेहमानों का साथ दिया और कहा, हाँ क्या करें, हमारे यहाँ ये लोग मजबूरी हैं, हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर है। ये सब बातें सुनीता और उसका पति विनोद भी सुन लेता है। ये सब सुनकर सुनीता का दिल टूट जाता है, लेकिन वो चुपचाप सहन करती है। उसके गरीब रिश्तेदार उसे समझाते हैं, सुनीता मत सोचो इन बातों को, बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हमें हमारी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, एक दिन भगवान जरूर न्याय करेंगे। आप ठीक कहते हो, हम गरीब हैं लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान है, हमें इस पर गर्व है। ये हुई ना बात, मैंने बहुत से अमीर देखे हैं पर इन लोगों जैसा कभी नहीं देखा। लगता है ये सब के सब या तो अपनी बाप की कमाई खा रहे हैं या फिर अभी नए नए अमीर बने हैं। शायद आप सही कह रहे हो मामा जी, हम इनकी बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। खैर, इस तरह सुनीता और उसका परिवार गरीबी में भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता। हर सुबह सुनीता और उसका पति मेहनत करते हैं, दिन रात काम करके वे अपने बच्चों का पेट पालते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर रमा का परिवार ऐशो आराम में समय बिताता रहता है और दूसरों का मजाक उड़ाने में लगा रहता है। विनोद, सुनीता, मैं तुम लोगों के यहाँ एक दिन का मेहमान बनकर आया था।
पर मुझे यहाँ रुके हुए तो कई महीने बीत गए। आजकल ऐसे भांजे मिलते ही कहाँ हैं। अगर मेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या ना आती तो मैं यहाँ इतने दिन रुककर तुम लोगों पर कभी बोझ ना बनता। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मामा? मामा, इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं था। कम से कम आपके यहाँ रहने से बुजुर्गों का साया तो हमारे सर पर है। वहीं दूसरी तरफ अमीर रमा और विक्रम के घर पर उसके अमीर मेहमान उस दिन से उनके घर में ही रुके हुए थे। उन्होंने धोखे से विक्रम की कंपनी को बर्बाद कर डाला और उन्हीं से पैसे लेकर अपनी नई कंपनी खोल ली। रमा के पति को बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। ये जो लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, इन्हें बिल्कुल अकल नहीं होती। अपनी अमीरी का दिखावा करने के चक्कर में अपना सारा कीमती सामान, कितना बैंक बैलेंस है, सब कुछ बता दिया। अब ये लोग भुगतेंगे और हम चलाएंगे अपनी कंपनी। बिल्कुल सही कहा। अब चुपचाप यहां से निकल लेते हैं। बेचारे ऊपर वाले नीचे रहने वाले हर गरीब का मजाक उड़ाया करते थे। अब दुनिया इनकी गरीबी का मजाक उठाएगी। चलो। वो दोनों रिश्तेदार चुपचाप विक्रम को बर्बाद करके वहां से चले गए। वहीं अब रमा का परिवार कर्ज में डूब चुका था। उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम के सामान भी बेच दिए, लेकिन फिर भी उनका कर्ज चुकता नहीं हो पाया। मजबूर होकर रमा और उसका परिवार नीचे वाली मंजिल पर रहने चले आए। छोटे भाई विनोद, हमने तुम लोगों की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। मामा जी आपको भी खूब भला बुरा कहा। हो सके तो हमें माफ कर देना। आज हम जब खुद गरीब हो गए तब हमें एक गरीब के दर्द का एहसास हुआ। सुनीता, हमारा घर तक बिक गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे अंदर पैसों का घमंड आ गया था और शायद हमें उसी की सजा मिली है। अगर आप लोग हमारे गरीब खाने में रह सके तो आइए। हमारा घर भले ही छोटा है पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ भैया, जो हुआ उसे जाने दीजिए। अब हम सब इसी घर में एक साथ रहेंगे। तो इस तरफ चारों लोग एक साथ नीचे वाले गरीब के घर में रहने लगे। दूसरी ओर सुनीता का परिवार अब अपनी मेहनत से धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था। उनका छोटा सा काम अब एक बड़ी दुकान में बदल गया था। सुनीता और उसके पति की मेहनत रंग लाई थी। अब उनके पास खुद का अच्छा खासा घर था और वे गांव में इज्जत से जी रहे थे। मामा जी, अगर आपने हमारी पैसों से मदद ना की होती तो आज हम इस मुकाम पर ना होते। बेटा, ये सब तुम्हारी और सुनीता की लगन और मेहनत का नतीजा है। इधर अब रमा समझ चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी देवरानी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। एक दिन वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सुनीता के पास गई और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे मेहमानों का बहुत अपमान किया। उस समय मुझे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, पर अब समझ में आया कि असली दौलत आत्मसम्मान और मेहनत होती है। रमा दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हालात कभी भी बदल सकते हैं। मेहनत और इज्जत से जीना ही असली दौलत है। हम सभी एक ही परिवार है। रमा का परिवार अब गरीब हो चुका था और वही लोग जिनका वे कभी मजाक उड़ाते थे अब उनकी मदद के लिए आगे आए। गांव वालों ने भी रमा का मजाक उड़ाया, लेकिन सुनीता और उसके पति ने रमा के परिवार को सहारा दिया। रमा के अमीर मेहमानों ने उन्हें ही चूना लगा दिया। वहीं गरीब सुनीता के मेहमान ने उनकी मदद की और साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो इज्जत और आत्मसम्मान है जो हमारी मेहनत से हमें मिलता है। Thanks for watching.